160 शब्द प्रति मिनट, 1200 वर्ड। स्टार्ट। मनुष्य ने मानवता का विकास बाद में किया, उसके पहले ही उसमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज सरल रूप में व्यक्तियों का समूह के रूप में रहा है। प्रगति के समूह में अलग अलग प्रवृत्ति और स्वभाव के लोग होने के कारण उनके विचार, भाव, भावना, संवेदना में भिन्नता होती है। आरंभ में व्यक्ति अपने विचारों को समाज में अभिव्यक्त करता रहा है, यह उसका अधिकार है, किंतु धीरे धीरे उसके वैचारिक स्वभाव में एक विचार यह भी आता है कि उसके भाव, विचार और अनुभव सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी कारण व्यक्ति में यह भावना प्रबल होने लगती है कि वह समाज का नेतृत्व करे, क्योंकि दूसरों के विचार और स्थिति उसकी अपेक्षा तुच्छ और अनुच्च है। मैं समझता हूँ कि नेतृत्व की भावना का विकास व्यक्ति के विचारों से होता है, फिर व्यक्ति, समूह, संप्रदाय, प्रांत, राज्य, राष्ट्र और विश्व उसके आगामी लक्ष्य होते हैं। समाज की व्यवस्था का संचालन करने की प्रक्रिया से ही अधिकारों के हनन की परिपाटी का निर्माण होता है। आज यही भावना विश्व के कुछ देशों में अहंकार के रूप में विकसित हो चुकी है कि वे विश्व व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति, समृद्धि और अधिकार हैं। जब किसी के अधिकार बढ़ते हैं तो किसी न किसी के अधिकार कम होते हैं। नेतृत्व एक ऐसा अधिकार है और ये अधिकार समूह के किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकते हैं, अर्थात एक के अधिकार बढ़ने से समूह के अन्य व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाते हैं। इस प्रकार से मानव अधिकार के हनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज भी विश्व के देशों के अंदर समुदाय में अधिकारों के असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि जो धनी है, विकसित हैं, उसके पास ज़्यादा अधिकार है, जो गरीब है, अविकसित है, परिणाम स्वरूप उसके अधिकार भी कम होते हैं। ये विकसित और बड़े देश विकासशील राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर सहानुभूति जरूर दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उसकी कीमत भी मांगते हैं। अविकसित देशों के पिछड़े रहने का एक मात्र कारण प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन न हो पाना रहा है, और दूसरा कारण प्राकृतिक असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके कारण वहां भुखमरी और महामारियां फैलती जा रही हैं, जिससे लोग काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। इस बात से बड़े राष्ट्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 और 70 के दशक के दौरान अफ्रीका के अंदर भयानक हिला देने वाली भुखमरी फैली, जिसके कारण औसतन 58 लाख लोग मौत के शिकार हो गए थे। उस समय बड़े विकसित देश यह कहकर सहायता के लिए आगे नहीं आए, यह बात और कह रहे थे कि हमने गरीब राष्ट्रों की आवश्यकता की पूर्ति का ठेका नहीं ले रखा है, वे खुद मेहनत के आधार पर परिश्रम कर अपना विकास करें, विकसित हो जाएं। सहायता न करने के पीछे कारण यह था कि अफ्रीका देश एक ऐसा देश है जो बड़े राष्ट्रों की सहायता की कीमत चुका पाने में असमर्थ था। एक देश की स्थिति 1991 में ऐसी थी कि 3.5 लाख लोग दाने दाने की तरसते रहे, किंतु बड़े राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न मूल्य में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से अरबों खरबों टन अनाज समुद्र की गर्त में डुबो दिया। इन घटनाओं के अनैतिक, अमानवीय नीति के क्रियान्वयन ने सिद्ध कर दिया है कि मानवीय सहायता की प्रक्रिया में संवेदनशीलता शेष नहीं रही है, जबकि मानवाधिकारों का बोध संवेदनशीलता से ही होता है। इसके विपरीत इन संकटों का राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन यह बहुत समय बाद आया। मुझे इसकी बेहद खुशी है। हमारे देश के कुछ भागों में अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादा क्यों हैं, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। आपने जो कुछ प्रयत्न हिंदी के विकास के लिए किए और हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ प्रयत्न विकास के लिए किए जा रहे हैं, वह सराहनीय रहे हैं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी होगी। उस समय यह तय किया गया था कि 15 वर्ष की अवधि के भीतर विकास किया जाए। मुझे आशा है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने में कोई अवरोध पैदा ना हो। महोदय, हम शहर वालों से, वे गांव के लोग, वे कृषि कार्य करने वाली देहाती महिलाएं, वे झुग्गियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, जो हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी बोलते हैं एवं हिंदी लिखने
और हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि तुमसे तो वे लोग जो खेती किसानी का कार्य करते हैं, ट्रैक्टर चालू करते हैं, हल जोतते हैं, खेत में बेहतर बीज बोकर फसल तैयार करते हैं, देश में अच्छा गन्ना पैदा करते हैं, वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। यही तो इस देश के असली कर्णधार और देशवासी हैं। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि गांव के पढ़े लिखे गरीब हिंदी भाषी किसान के बच्चे संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक विपरीत आप शहरी अंचल के लोगों को ले लीजिए। वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में दाखिला न दिलाकर अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती कराते हैं। क्या यह कभी हो सकता है कि विदेशी भाषा अपनी मातृभाषा हो? बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ वर्ष बाद ही उसे मुंह से हिंदी भाषा तथा हिंदी के शब्द निकलते हैं। हर देश की मातृभाषा वही होती है जो पहली बार मुंह से उच्चारित होती है, वही मातृभाषा होती है। हमारे देश के नागरिकों की समझ में यह बात क्यों नहीं घर करती? इसलिए वे अपने बच्चों को अंग्रेजी के पीछे दौड़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जब किसी पर कोई भाषा थोपी जाती है तो वह उसे अपने ऊपर वजन समझता है, उनका मनोबल गिरता है, उसकी इच्छाओं पर कुठाराघात होता है। उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो फिर वह अंग्रेजी के पीछे भागते भागते दूसरी तरफ भागने लगता है। महोदया, मुझे यह बताते हुए हर्ष नहीं हो रहा है बल्कि हर्ज हो रहा है। भारत जैसे विशाल, विकराल और विकसित तथा अधिक जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण या दौरा करने जाते हैं, वे हिंदी में भाषण न देकर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यह ठीक बात नहीं है, बल्कि देश के बच्चों, निवासियों और गरीबों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात है। भाषा विभाग डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिक नेता, अध्यापक, वैज्ञानिकों का बड़ा आभारी रहेगा यदि वे हिंदी में कार्य करें, उसको प्रोत्साहन दें, बढ़ावा दें एवं दूसरों को हिंदी के लिए प्रेरित करें। जब हमारे देश के नागरिक इन सारी बातों का ख्याल दिल और दिमाग में रखेंगे तभी मातृभाषा की उन्नति का मार्ग खुल सकता है।